नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रविंद्र वर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक हिंदी का आसान सा विषय लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको आसानी से समझ में आएगा और आपके भविष्य में काम भी आएगा। आज हम शुरू करेंगे विराम चिह्न। बहुत ही ये जाना माना और पहचाना हुआ शब्द आपका है विराम चिह्न। इसके बिना हम हिंदी के वाक्यों की, हिंदी के उच्चारण की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कल्पना करेंगे तो वो भी बेईमानी साबित होगी और निश्चित रूप से वो अर्थ का अनर्थ बना देगी। विराम चिह्न होते क्या हैं, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। विराम चिह्न दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है विराम, दूसरा है चिह्न। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब कभी हम बोलते समय, चलते समय, खाते समय रुकने का काम करते हैं तो उसको विराम कहा जाता है। और दूसरा है चिह्न। चिह्न निशान या संकेत को कहते हैं। और इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसका शब्द बनता है विराम चिह्न। विराम रुकने के रूप में और चिह्न संकेत के रूप में। जब हम हिंदी भाषा में किसी वाक्य का उच्चारण करते हैं या कोई शब्द बोलते हैं या कोई गद्यांश पढ़ते हैं तो उस समय भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। रुकने को तो विराम कहते हैं और उस रुकने को स्पष्ट करने के लिए जिस निशान का या चिह्न का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिह्न कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ, भावों की अभिव्यक्ति के लिए पंक्ति में, गद्य में, काव्य में कहीं भी जो रुकने का निशान बनाया गया है, चिह्न बनाया गया है, उसको स्पष्ट करने के लिए जो निशान लगाए जाते हैं, चिह्न लगाए जाते हैं, वो अपनी भाषा में विराम चिह्न कहलाते हैं। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लिखकर बताता हूं। जैसे रोको मत जाने दो। फिर लिखिए रोको मत जाने दो। हमने इसमें एक विराम चिह्न का प्रयोग करना है और वो विराम चिह्न किस प्रकार अर्थ का अनर्थ बना देता है और किस प्रकार वह अर्थ को परिवर्तित कर देता है, ये हमें देखना है। रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या है? रोको के बाद हमें रुकने का संकेत किया गया है, थोड़ा रुकना है क्योंकि आगे विराम चिह्न लगा हुआ है। मत जाने दो, इसका अर्थ निकला रोको, इसको जाने मत दो। जबकि इसी विराम चिह्न को अगर हम मत के बाद लगा दें, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है हमें उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। केवल एक विराम चिह्न के प्रयोग से पहले वाक्य का अर्थ कुछ और है, जबकि दूसरे वाक्य में विराम चिह्न को हमने बदला तो अर्थ ही परिवर्तित हो गया। पहले में जहां रुकने की बात की गई है, दूसरे में जाने देने की बात कही गई है। शब्द वही हैं, चीज़ें वही हैं, लेकिन विराम चिह्न को एक स्थान से हमने दूसरे स्थान पर लगा दिया। तो आप समझ गए होंगे विराम चिह्न का कितना अधिक महत्व है। एक छोटा सा उदाहरण और मैं देना चाहूँगा। विराम चिह्न में अपनी शिरोरेखा भी आती है, उससे भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। देखिए, रविवार को बाजार बंद रखा जाएगा। रविवार को बाजार बंद रखा जाएगा। शब्दों में कहीं बदलाव नहीं है, वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं है,
रविवार को बाजार बंद रखा जाएगा। पहली पंक्ति है हमारे पास, दूसरे में भी ये जो के त्यों वर्ण लिखे गए हैं, कहीं परिवर्तन नहीं है, लेकिन रविवार को बाजार बंद रखा जाएगा, हमने शिरोरेखा को परिवर्तित कर दिया। परिणाम क्या निकला? इसका अर्थ कुछ और हुआ, इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। तो ऐसे में हमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि इन दोनों में से किसी प्रकार की गलत स्थिति हमारे सामने ना बने। अब हम इसमें करेंगे विराम चिन्ह कौन कौन से और कैसे होते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह की हम चर्चा करेंगे और उनके निशान भी देखने का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 अल्प विराम। नंबर 2 अर्ध विराम। नंबर 3 पूर्ण विराम। नंबर 4 प्रश्न सूचक। नंबर 5 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। नंबर 6 उद्धरण चिन्ह। नंबर 7 आएगा एकल उद्धरण चिन्ह। आठ पर आएगा लाघव चिन्ह। 9 पर आएगा योजक चिन्ह। 10 पर है अपूर्ण विराम। 11 पर है विवरण चिन्ह। नीचे तक देखना, दिख रही है क्या? विवरण चिन्ह। 12 पर है निर्देशक। 13 पर है त्रुटिपूरक। इसी को हंसपद भी कहते हैं। दिख रहा है नीचे तक? अब देखिए हमारे पास 13 विराम चिन्ह हो गए। कहने को तो हम और भी बहुत जोड़ सकते हैं, प्राय कक्षाओं में 8 या 9 करवाए जाते हैं, आपके सामने मैंने 13 लिखे हैं। 13 को हम जल्दी जल्दी और संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे, आपके आसानी से वो समझ में आएंगे, ज़्यादा विस्तार हम नहीं देंगे। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना। अल्प माने थोड़ा, विराम माने रुकना। दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को जो समान भाव लिए हुए होते हैं उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम और सुरेश घर को चले गए। यहाँ हमने राम, श्याम, सुरेश तीनों समान भाव लिए हुए शब्द हैं और उनको अलग करने के लिए यहाँ क्या लगाया? अल्प विराम का हमने प्रयोग किया। और शब्द आ गया, वहाँ हमें अल्प विराम लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं योजक शब्द आ जाएं उसके साथ हम कभी भी अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम और नहीं लगाते हैं और फिर इसके साथ तीसरा नाम लिखते हैं तो हमें अल्प विराम लगाना पड़ेगा। राम, श्याम, सुरेश घर गए, घर गए। अब हमने यहाँ और यहाँ अल्प विराम लगाया क्योंकि ये तीनों शब्द एक समान भाव लिए हुए हैं और इनको अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया। अर्ध विराम क्या होता है? अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय जहाँ रुकना पड़ते हैं। ये साधारण आपकी भाषा में कोमा जिसको कहा जाता है, इसके ठीक ऊपर एक बिंदु लगी हुई है, इसको अर्ध विराम कहते हैं। यानी कि जहाँ हम पूरी तरह से रुक भी नहीं पाते और अल्प विराम से काम भी नहीं चला पाते, ऐसे स्थान पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह हुई, सुबह हुई
किसान जगे हल उठाया और खेत में चले गए। ये क्या है? ये है यहाँ और यहाँ, इनके बीच में थोड़े विराम से अपना काम नहीं चलना, तो उसको अल्प विराम हटा करके हमने क्या कर दिया? अर्ध विराम लगा दिया। सुबह हुई, किसान जगे, हल उठाया और खेत में चले गए। इस प्रकार के जहाँ कहीं वाक्य हमें मिलेंगे वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला है पूर्ण विराम, खड़ी पाई का निशान जिसको हम कहते हैं। पूर्ण विराम का मतलब है जब कोई एक वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सब जानते हैं, पंक्ति के समाप्त होने पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है, इसमें क्या हुआ? वाक्य पूरा हो गया, और वाक्य पूरा होते ही हमने उसको आराम दिया। कैसा आराम? पूरा। और पूरा आराम दिया तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया? पूर्ण विराम का हमने प्रयोग किया। अगला है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का मतलब होता है जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता है तो वहाँ हम उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क्या नाम है? क्या नाम है? इसमें देखेंगे हमने प्रश्न पूछा क्या शब्द से, तो अंत में इसको प्रकट करने के लिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने इसमें लगाया है। तो ये हर प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता है और ये प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाता है। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक की पहचान क्या होती है? पूर्ण विराम के ठीक नीचे बिंदु। मन के जितने भी भाव हैं, आश्चर्य है, क्रोध है, घृणा है, दुख है, खुशी है, ये सारे भाव प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। अब हमने यहाँ क्या देखा? वाह के बाद मन के भाव प्रकट करने वाला हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। अरे वाह, छी छी, बाप रे बाप, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो मन के भावों को प्रकट करते हैं। और इनके अंत में हम क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे प्राय इसमें परेशानी महसूस करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह हमेशा विस्मयादि बोधक शब्द के साथ लगता है, कभी भी वाक्य के अंत में हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ वह जो ये विस्मय सूचक शब्द है इसके साथ जोड़कर ही हम इसका प्रयोग करेंगे। अगला है उद्धरण चिन्ह। आपके समय का महत्व रखते हुए मैं इन दोनों को एक में समझा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह दो सगे भाई हैं, एक अग्रज है एक अनुज है, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों का हम संयुक्त प्रयोग करेंगे। देखिए उद्धरण चिन्ह में दो खड़े बिंदु अल्पविराम और दो पड़े अल्पविराम, और एकल उद्धरण चिन्ह में इनकी संख्या एक हो जाएगी। कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है? जब कभी हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखकर प्रकट करते हैं तब वहाँ हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के बीच में भी जब हमें कोई विशेष पुस्तक का नाम या कोई और नाम स्पष्ट करना होता है तो उसको भी हम क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह के अंदर लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम अब घर चले जाओ। ये जो बात है ये मैंने मेरी कही हुई ज्यों की त्यों लिखी है। अब ज्यों की त्यों लिखी है तो इसको हम किस में रखेंगे? उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। ये पंक्ति के बीच में भी आ सकता है। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है। अब हम इसमें रामचरितमानस को अलग से दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। ये आप
दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त उसमें यही है कि अगर किसी की कही हुई बात है तो उसको इसमें नहीं रख सकते एकल उद्धरण चिह्न में, तब हमें दोहरे जो उद्धरण चिह्न हैं उसी में रखना पड़ेगा। इसके बाद है लाघव चिह्न। लाघव चिह्न शून्य के रूप में होता है। लाघव का मतलब लघु से बना है ये शब्द, जिसको कहते हैं छोटा। लाघव चिह्न क्या होता है? जब हम किसी भी बड़े शब्द को संक्षिप्त स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं तो लाघव चिह्न का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखना है उत्तर प्रदेश, और ये बड़ा नाम है और हम इसको संक्षिप्तीकरण करके कैसे लिख सकते हैं? उत्तर प्रदेश। ये हो गया हमारा लाघव चिह्न का प्रयोग। जैसे हमें डॉक्टर लिखना है तो बड़ी मुश्किल से लिखा जाएगा बड़ा सा, और हमने यहाँ क्या कर दिया? लाघव चिह्न का प्रयोग कर दिया। चौधरी लिखना हो तो हम ऐसे इसका प्रयोग कर लेते हैं। यह लाघव चिह्न कहलाता है। अगला है योजक चिह्न। योजक चिह्न क्या होता है? जब सामासिक शब्द हमारे सामने आते हैं उन शब्दों के बीच में इस योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सीता, सुख दुख, इनके बीच में जो शब्द चिह्न आया है वो क्या कहलाएगा? योजक चिह्न। अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है? जब कोई बात पूरी ना हो और उसके पश्चात हमें उसकी पूरी बात करनी है, आगे और पूरा विवरण लिखना है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हरियाणा, एक वीरों की धरती, वीरों की धरती। हमने यहाँ हरियाणा शब्द से अपनी बात पूरी नहीं की, ये इसलिए अपूर्ण कहलाएगी, और इसके लिए हमने क्या किया? अपूर्ण विराम का प्रयोग किया। और पूरी कब हुई? एक वीरों की धरती का नाम हरियाणा है। इस प्रकार जो अपूर्ण विराम था वो यहाँ लगा और इस वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। उसके बाद है विवरण चिह्न। विवरण चिह्न अपूर्ण विराम के साथ हम निर्देशक का प्रयोग करते हैं। विवरण चिह्न का मतलब होता है कोई एक शब्द हमने लिखा और उसके बारे में विस्तार से आगे बताने का काम किया गया, आगे पूर्ण विवरण उसका दिया गया। कैसे? कोई भी हम बात लिखते हैं तो लिखते हैं जैसे, और जैसे लिखकर उसके आगे उसका उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? विवरण चिह्न। इसका मतलब है हमने इसके आगे उसका पूरा विवरण दिया है। निर्देशक। निर्देशक होता है योजक चिह्न से 2 या 3 गुना बड़ा निशान। योजक चिह्न देखिए छोटा होता है, ध्यान करने वाली बात है ये। कई बार बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, एक साथ नहीं करना है। ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। निर्देशक होता है जब कभी हम कोई शब्द लिखकर उसके आगे उससे संबंधित निर्देश देते हैं, तब निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा, किसी का नाम, संज्ञा किसी का नाम। यहाँ हमने संज्ञा के बाद निर्देश दिया। संज्ञा का मतलब चेतना नहीं है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ चेतना भी होता है। यहाँ संज्ञा का अर्थ है किसी का नाम। ये हमने क्या किया? निर्देश दिया। इसको निर्देशक कहते हैं। और 2-3 और मैं आपको यहाँ लिख के बताऊँगा। नीचे वाला हो सकता है आपको ना दिखता हो, इसलिए मैं आधा ऊपर से साफ कर लेता हूँ। 13 नंबर पे हमारा था त्रुटिपूरक। त्रुटिपूरक, इसी को हमने हंसपद भी कहा। इसका निशान क्या होता है? 2-3 तरह के इसके निशान होते हैं। हम इनमें से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब हम कोई पंक्ति लिखते हैं और लिखने के पश्चात उसमें कोई शब्द पता लगे छूट गया है, तो अब पूरी पंक्ति को मिटाया तो नहीं जा सकता। वहाँ हम क्या करेंगे? त्रुटिपूरक शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि त्रुटि, कमी,
पूरक माने पूर्ण करने वाला, कमी को पूरा करने वाला, वहां हम त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अपना शब्द लिख देंगे। जैसे हमने वाक्य लिखा, वह सुबह से मीठा पी रहा है। अरे बाप रे, मीठा पी रहा है, बात बनी नहीं, कुछ ना कुछ रह गया। ओहो, दूध। यहां हम क्या कर देंगे, दूध लिखने के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, इस त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग अधिकतर प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, मुद्रणालय जिसको कहते हैं, छपाई, छापाखाना जहां होता है, जहां कागज छपते हैं, वहां प्रूफ रीडर पढ़ने का काम करता है और जहां कमी होती है वहां इनका प्रयोग करते हुए शब्द लगा देता है। ये हमारा हो गया त्रुटिपूरक। आपके पास समय है थोड़ा सा, तो मैं चाहता हूं 2 और बता दूं। 2 विराम चिन्ह और हैं जो आते रहते हैं, प्राय हमें आने चाहिए। एक है कोष्ठक और एक है बराबर। बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने सोचा ये आपको बता दूं। कोष्ठक, जिसको आप लोग ब्रैकेट कहते हैं, कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम कोई एक पंक्ति लिख रहे होते हैं और उसमें कोई ऐसा शब्द आया जो आम आदमी के समझ में ना आए, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं और इससे क्या होता है, वो शब्द आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे वह मधु शराब पी रहा है। अब आम आदमी ये नहीं समझेगा मधु क्या है और हमें मधु शब्द का प्रयोग करना है। वह मधु पी रहा है, व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। इसको दूर करने के लिए हमने कोष्ठक का प्रयोग किया, शराब पी रहा है। और अंतिम है बराबर। जब बराबर का निशान आप सब जानते हैं बराबर के रूप में होता है, जब कभी एक शब्द की दूसरे शब्द से तुलना करते हुए या अर्थ के रूप में उनकी बराबरी प्रकट करते हैं, तब तुल्यता सूचक या बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 और 2 बराबर है 4। ये और ये एक समान है, इसको हमने इस चिन्ह से स्पष्ट किया। तो ये आपके सामने मैंने संक्षेप में विराम चिन्ह करवाने का काम किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कम से कम समय में समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे विराम चिन्ह का अध्याय, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे